नमस्कार दोस्तों, उत्तरा स्वागत है। दोस्तों, हम स्टार्ट कर रहे हैं सामान्य अध्ययन यानी उत्तराखंड जनरल स्टडी की आज सेकंड लेक्चर है, सेकंड सीरीज है। और इस सीरीज में हम बात करेंगे कि उत्तराखंड में जब महाजनपद काल पूरे भारतवर्ष में चल रहा था तो उस समय उत्तराखंड में क्या हो रहा था। और जैसे आपको पता है कि भारत की अगर बात करें तो पहली जो नगरीय सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो अभी तक भी पढ़ी नहीं गई, जो वेस्टरफैलन टाइप की लिपि थी। लेकिन उत्तराखंड में कोई भी सिंधु सभ्यता के साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि वैदिक सभ्यता के साक्ष्य उत्तराखंड में अच्छे से मिले हैं, ये बहुत बड़ी मात्रा में मिले हैं। तब वो चाहे पांडव कालीन हो या रामायण कालीन हो या और मृदभांड के रूप में या किसी अन्य पुरातात्विक साइट के रूप में मिले हुए हो। तो बात करेंगे आज उत्तराखंड में महाजनपद काल, यानी जब पूरे भारतवर्ष में दूसरा नगरीकरण चल रहा है, यानी महाजनपद कालों का उदय हो रहा है, महाजनपदों का उदय हो रहा है। जिसमें सबसे जो महान महाजनपद था वो मगध था, जिसकी राजधानी गिरिव्रज थी। इसी समय उत्तराखंड में भी वैदिक काल में उत्तराखंड भी तीन क्षेत्रों में डिवाइड था। पहला था कुलुन घाटी, दूसरा कलकूट और तीसरा रैका। जो कुलुन घाटी था, कुलुन हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कलकूट घाटी जो यमुना नदी घाटी क्षेत्र में रवाई बेट में पड़ता है, यानी देहरादून कालसी में। और रैका जो गढ़वाल और कुमाऊं, यानी संयुक्त रूप से गढ़वाल और कुमाऊं को रैका कहते थे। तो लोहे के उत्तराखंड में पर्याप्त भंडार प्राप्त न होने के कारण एक बार दोबारा से उत्तराखंड दूसरे नगरीकरण से प्रभावित नहीं हो पाया। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे कि उत्तराखंड में मौर्य वंश। इससे मौर्य वंश से पहले अगर एक पॉइंट और डिस्कस करें, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि महाजनपद काल में मध्य हिमालय में नागों एवं कुड़िनों की अनेक शाखाओं की सत्ता स्थापित थी। यानी महाजनपद काल में उत्तराखंड में कुड़िन भी आ गए थे। और कुड़िन को ये कहा जाता है कि कुड़िनों ने ही उत्तराखंड में पहली राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी। इसके बाद डिस्कस करते हैं कि उत्तराखंड में मौर्य राजवंश, जब भारतवर्ष में मौर्यों के नेतृत्व में एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, यानी पूरे जितने भी मौर्य वंश के राजा थे, इन्होंने पूरे भारत को एक करने की कोशिश की। तो इसी समय जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं रहा। लेकिन बहुत कम प्रभाव उत्तराखंड पर मौर्यों का देखने को मिलता है। और मौर्यों के साक्ष्य, यानी एक बुक का नाम है मुद्रा राक्षस, जो विशाख दत्त ने लिखी है। आप ध्यान रखेंगे, मुद्रा राक्षस मेजर बुक है जो विशाख दत्त की पुस्तक है। इससे भी ये डिस्कशन मिलता है कि उत्तराखंड में मौर्यों का आंशिक रूप से कुछ ना कुछ प्रभाव था। इसके बाद हमें जो सबसे बड़ा क्लू मिलता है वो कालसी शिलालेख का मिलता है। और इस कालसी शिलालेख से, यानी जो कालसी शिलालेख कलकूट के अंतर्गत आता है, कालसी चक्राता जो देहरादून में पड़ता है, यहाँ पर अशोक के अभिलेख के आधार पर साक्ष्य करने के शासन करने के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। और मौर्यों की जो राजनीतिक संरचना थी, इसका प्रभाव संपूर्ण उत्तराखंड पर नहीं पड़ता है। इसीलिए जब हम महाजनपदों के उदय की बात करते हैं या मौर्य काल आते आते भी उत्तराखंड में कोई भी राजनीतिक संस्था स्थापित नहीं हो सकी। इसके बाद बात करेंगे कि शुंग वंश।
उत्तराखंड में अगर सुंगों की बात करें तो भारतीय साम्राज्य की सत्ता का पहली बार अपहरण करने का श्रेय सुंगों को ही जाता है। सुंग मौर्यों को मगध की गद्दी से हटा देते हैं, यानी उनको पृथक कर देते हैं और अपने नेतृत्व में भारत में सुंग राजवंश की स्थापना करते हैं। उत्तराखंड में भी सुंग राजवंश की स्थापना कहीं कहीं पर हमें देखने को मिलती है और सुंगों ने उत्तराखंड में विस्तार करते हुए देहरादून तक अपने साम्राज्य की सीमा पहुंचाई। इस बात के साक्ष्य देहरादून के निकट स्थित अंबाड़ी गांव, यानी इस अंबाड़ी गांव से हमें जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, इससे पता चलता है कि यहाँ पर सुंगों ने भी अपनी सत्ता का प्रसार किया था। इसके बाद बात करते हैं कुणिनों की। और कुणिंद राजवंश जो था, ये कुणिनों ने जो लगभग 200 BC टू 300 AD तक यहाँ पर रहे और कुलंद क्षेत्र के ये कनैत गांव की इनकी जो राजनीतिक संरचना थी इस टाइप की थी। और उत्तराखंड में जो पहली राजनीतिक संस्था स्थापित हुई, यानी जो ये कुणिन थे, इन्होंने फर्स्ट पॉलिटिकल सिस्टम या पहली राजनीतिक संस्था उत्तराखंड में स्थापित की। और कुणिंद कहाँ के निवासी थे, इसमें इतिहासकार भी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, लेकिन अगर इतिहासकारों की जानकारी के अनुसार अगर बात की जाए और शरीर रचना और भाषा विज्ञान को आधार माना जाए तो इसी आधार पर ये इस बात की पुष्टि होती है कि ये कुलुन घाटी जो हिमाचल में है, यहाँ के कनैत गांव के निवासी रहे होंगे। और धीरे धीरे, यानी धीरे धीरे कुणिनों ने उत्तराखंड के मध्य भाग में आ जाते हैं और मध्य भाग में आकर यहाँ पर यानी उत्तराखंड में कुणिन पहली राजनीतिक संस्था स्थापित करते हैं। इसमें आपने ध्यान रखना है कि जो कुणिंद थे, कुणिनों की जो सिमिलरिटी मिलती है वो भारतीय इतिहास में चोलों से इनकी सिमिलरिटी मिलती है। और चोलों से सिमिलरिटी का मतलब है कि कुणिनों की राजनीतिक जो संस्था थी वो भारतीय इतिहास में ये स्थानीय प्रशासन के लिए, यानी स्थानीय प्रशासन के लिए स्थानीय प्रशासन के लिए ये चोलों से साम्यता रखते हैं। और जो कुणिनों का राजतंत्र था ये एक नवीन प्रयोग पर आधारित था, यानी जहां पर भी कुणिन नई जगह पर जाते थे तो वहां पर फोर्सली यानी बलपूर्वक सत्ता स्थापित नहीं करना चाहते थे। और जब फोर्सफुली सत्ता स्थापित नहीं करना चाहते थे तो इसीलिए उन्होंने सहकारिता के भाव के तहत एक नवीन राजतंत्रीय व्यवस्था यानी गणतंत्रात्मक राजतंत्र की स्थापना की। और इसके तहत एक परिषद के द्वारा सत्ता का संचालन होता था, जिनका चुनाव शायद जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करती थी। पहले तो ये राजतंत्र बहुत मजबूती से अपनी सत्ता का प्रसार पूरे भारत में, इन भारत के ज्यादातर हिस्सों में, तब वो चाहे जम्मू कश्मीर हो या इसके सीमावर्ती क्षेत्र हो, अंबाला, सहारनपुर, नजीबाबाद, हरिद्वार, तिब्बत की सीमा तक करते हैं। लेकिन साम्राज्य का आकार जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे गणतंत्रात्मक राजतंत्र कमजोर होता गया और लगभग 300 ईस्वी के आसपास कुणिनों का सूर्य भी उत्तराखंड में सेट हो जाता है, यानी अस्त हो जाता है। क्योंकि प्राचीन काल में उत्तराखंड का जो जनजातीय समाज था वो जनजातीय समाज किसी भी धर्म से प्रभावित नहीं था
और ये माना जाता है, इतिहासकार मानते हैं, जो कुणिन थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। आपने ध्यान रखना है कि उत्तराखंड में पहली राजनीतिक सत्ता स्थापित की कुणिनों ने, और कुणिन बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और कुणिनों ने बौद्ध धर्म का प्रसार उत्तराखंड में सबसे पहले किया। अब अगर हम कुणिनों कुणिनों को ही ले लें और कुणिनों की अगर बात करें, तो सिक्कों के आधार पर इनकी व्याख्या की जाती है। इनके साहित्य और अवशेषों के पर्याप्त प्रमाण तो हमें प्राप्त नहीं होते हैं, इसलिए इनके इतिहास की व्याख्या हम सिक्कों के आधार पर करती है। इसमें आपने ध्यान रखना है, सबसे पहले हैं अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के, और इस अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों में जो सबसे ज्यादा नाम आता है वो एक राजा का आता है। इस किंग का नाम आप याद रखेंगे, जिसका नाम था शिवदत्त। दूसरे चतरेश्वर प्रकार के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, पहले अल्मोड़ा प्रकार के, दूसरे चतरेश्वर प्रकार के। चतरेश्वर में भी शिवदत्त थे और शिवपालित थे। और जो तीसरा है, आपने ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा जो सिक्के मिले हैं ये अमोघ भूति प्रकार के मिले हैं। अमोघ भूति प्रकार के सिक्के, यानी इतिहासकार मानते हैं कि अमोघ भूति यहाँ का बहुत बड़ा शासक रहा होगा, बहुत प्रतापी शासक रहा होगा, इसलिए अमोघ भूति प्रकार के सिक्के ज्यादा मात्रा में मिले हैं। इसके बाद अगर कुणिनों की लिपि की बात करें, तो इनके जो लेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। और अगर अमोघ भूति की बात करें, राजा अमोघ भूति की बात करें, तो अमोघ भूति एकमात्र ऐसा शासक था जिसकी मुद्राओं पर महाराजा की उपाधि उत्कीर्ण मिलती है। और जो अशोककालीन जो कालसी शिलालेख प्राप्त हुआ है, उस लेख में ये माना जाता है कि जो कुणिंद भी मौर्यों के अधीन थे। यानी कुणिंद भी मौर्यों के अधीन थे, और धीरे धीरे इन्होंने अपनी सत्ता का प्रसार किया। और जो अशोककालीन शिलालेख मिले हैं, उन अशोककालीन अभिलेखों में इस क्षेत्र के निवासियों को, यानी जिस क्षेत्र में कुणिन थे, उत्तराखंड के क्षेत्र के निवासियों को एक शब्द का यूज किया गया कि उत्तराखंड क्षेत्र के निवासियों को, या इस क्षेत्र के निवासियों को पुलिंद कहा जाता था। और इस संपूर्ण क्षेत्र के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया जिसका नाम है अपरांत, यानी जो उत्तराखंड के निवासी थे इनको पुलिंद कहा जाता था, और संपूर्ण क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया। आपने ध्यान रखना है कि जो उत्तराखंड के मूल निवासी थे उनको पहले किरात कहा जाता था। बात करते हैं कि उत्तराखंड में खसों का आगमन। खस जो शब्द है, यानी जो खस लोग थे ये यहाँ के निवासी थे। और इस बात के संबंध में इतिहास है वो भी अलग अलग अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। कुछ इतिहासकार खसों को भारत में आने वाली आर्यों की अंतिम शाखा के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और बोलते हैं कि ये शकों से इनकी सिमिलरिटी प्रदर्शित होती है। परंतु उत्तराखंड के जो स्थानीय इतिहासकार है, जैसे डबराल है, ये इतिहासकार खसों को भारत की ही जाति के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, और ये बोलते हैं कि असम क्षेत्र के निवासी थे, जो खस थे के निवासी थे, और वहां से ग्रेट होकर, पलायन होकर उत्तराखंड आए। और इस बात को कहने के पीछे इनका तर्क है कि भाषा विज्ञान और शरीर रचना को ये प्रस्तुत करते हैं। अगर स्थानीय करें तो साहित्यों में खसों के जो सबसे प्रतापी सरदार थे
सखपति खसों के प्रतापी सरदार थे और खसों के ये प्रतापी जो सरदार थे इनके द्वारा गुप्त सम्राट रामगुप्त को पराजित करने का कार्य किया गया था। और इस बात का उल्लेख राजशेखर भी अपनी बुक में, आप याद रखेंगे, इस बुक का नाम है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा और इट वॉज रिटन बाय राजशेखर। राजशेखर भी अपनी काव्य मीमांसा में लिखते हैं कि उत्तराखंड का खस एक राजा था जिसका नाम सखपति था और उन्होंने गुप्त सम्राट रामगुप्त को पराजित किया था।